हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो 18 क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वो हम लोग आज करेंगे। ओके, सो लेट्स कम, वी विल डू इट टुगेदर। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10, है ना। द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो 1 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट विल कवर टुडे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 you can see it on the screen, and that is a cell, a resistor, a key and an ammeter are arranged as shown in the circuit diagrams. The current recorded in the ammeter will be okay। तो ये 3 डायग्राम दिया हुआ है, तीनों में अमीटर जो है लगा हुआ है, और अपने को ये बताना है कि कौन से वाले डायग्राम में अमीटर में मैक्सिमम करंट होगा। ओके, तो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर अमीटर के वो चेक कर लेते हैं टर्मिनल्स कैसे कनेक्टेड है। ये तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अमीटर क्या है कि कोई भी पोजीशन में लगा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली करंट जब यहाँ से शुरू होगा, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ से शुरू हुआ है ना, इधर गया, ऐसे गया और यहाँ जाएगा, वापस जाना उसको, तो करंट तो सभी जगह पूरे वायर में सेम रहेगा। तो अमीटर में रीडिंग भी सेम ही आएगी, चाहे वो यहाँ लगा हो, चाहे रजिस्टर के बाद लगा है या रजिस्टर के पहले लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका आंसर रहेगा सेम इन ऑल दी केसेस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी। तो ये 3 डायग्राम में दिया हुआ है कि हीट प्रोड्यूस क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डाटा देख लो क्या क्या दिया हुआ है। वोल्ट वी दिया हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, ओके। और क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है सभी केस में। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर है 2 ओम है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, टोटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल आर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर पैरेलल में है ना। तो क्या होगा, तो ये जो है ये एक फार्मूला हो गया R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो मेंटली, ये हो गया 1। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो है पैरेलल कनेक्शन में अगर सेम रजिस्टर रहता है तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हो, R बाई नंबर ऑफ वो N। तो एक R का वैल्यू कितना है 2 है, और नंबर कितने कितने रजिस्टर ऐसे 2 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो अब हमारे पास में जो है आर की वैल्यू आ गई। अब जो है हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि किस केस में ज़्यादा रहता है। तो हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या है, सबसे पहले ये बताओ आप। हीट प्रोड्यूस का जो फार्मूला होता है वो है हीट प्रोड्यूस जो है इज इक्वल टू, अपने पास में जो है, एक तो वर्ड्स में सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पावर इंटू टाइम होता है। वर्ड्स में फार्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम हुआ। फिर इसको इसके दो तीन फार्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी होता है ना। और तीसरा फार्मूला होता है वी इंटू आई इंटू टी। ना यहाँ पे हमारे पास वी है और आर है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, और ये वाला फार्मूला अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हमको टाइम भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम क्या देख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस जो है, हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बाई आर है, तो आर जिस केस में कम होगा उस केस में मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। हमको खाली वही बताना है कि किस केस में। तो सेम इन ऑल केसेस है, मिनिमम इन 1, मैक्सिमम इन 2, मैक्सिमम इन 3। तो वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमको जो है वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, टी की वैल्यू की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से बता सकते हैं कि जिसका आर जो है सबसे कम होगा और उसमें हीट जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस
इन विच रजिस्टर कनेक्टेड टू 12 बैटरी विल बी, है ना, मिनिमम भी है मैक्सिमम भी है, तो आपको चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम तो है इसमें है, तो मैक्सिमम मिनिमम आर ये है, तो मैक्सिमम हो जाएगा डी के लिए। और ये तो नहीं होगा, मिनिमम इन केस 1 जो है वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम इन केस 2 होगा, इसमें मिनिमम हीट होगी, इसमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये जो फार्मूला है मेनली ये फार्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है, ये तीनों। और ये हीट जो है अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आया तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, हीट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल 1/r, और आरपी का ये वाला फार्मूला भी जो है आपको याद रखना है। ठीक, नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर पूछा है रेजिस्टिविटी की वैल्यू पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है ना, ये तो आप जानते हैं। तो लेंथ, थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ द मटेरियल, तो इसका आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग। तो आपको पता होना चाहिए ना कि चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज जो है पास हुआ, जितना भी हुआ तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो है आपका एक तो ये हो गया टोटल चार्ज, और ये होता है आई इंटू टी के बराबर, इस इक्वल करंट इंटू टाइम के इक्वल। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू करंट इंटू टाइम अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे करंट कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है, 16 सेकंड दिया हुआ है। टाइम हमको सेकंड्स में लेना है, ये याद रखना, टाइम जो है सेकंड्स में ही लेना है। और Q की वैल्यू कितनी है वो आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस में देते हैं ये वैल्यू। तो ये जो है आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 16 है, ये 1.6 है, तो ये तो इसमें 10 टाइम्स चला जाएगा, है ना। और ये 10⁻19 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा, है ना। और ये एडअप हो जाएगा, बन जाएगा 10⁻20। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आइडेंटिफाई द सर्किट इन 12.3 इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैज बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो प्रॉपर्ली कनेक्शन हमको चेक करना है 1 2 3 4 में से। तो आप तो टर्मिनल को याद रखो कि भी पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसका, अगर सीरीज में अमीटर का वो, और वोल्ट मीटर तो जो है वो रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो गलत पोजीशन है, इसको तो यहाँ पर होना चाहिए, वो भी पैरेलल में होना चाहिए, है ना। ओके, यहाँ पर आ जाओ, तो ये पैरेलल में लगा हुआ है वोल्ट मीटर। ओके, ये पॉजिटिव इधर है, वो भी करेक्ट है, ये तो ठीक है, ये भी करेक्ट है, की क्लोज है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आ जाओ, ये अमीटर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, अमीटर का निगेटिव, यहाँ निगेटिव, से ये भी करेक्ट है। तो ये तो मुझे सब सही दिख रहा है। ओके, थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या हुआ, यहाँ अमीटर को पैरेलल में लगा दिए, ये तो गलत लगा दिया है, ये भी गलत लगा हुआ है। यहाँ पर अगेन फोर्थ वाले में देख लेते हैं, तो ये तो वोल्ट मीटर ठीक लगा हुआ है, बैटरी के साथ में की भी क्लोज दिखा रहा है, मगर यहाँ पे अमीटर को पॉजिटिव कर दिया है बैटरी के निगेटिव के साथ में, ये गलत जो है, ये जो है गलत है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी, दैट इज 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, करंट को चेक करने के लिए। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस
विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। तो 1/5 ओम का रेजिस्टर है, मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम जो है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे। ये आर सीरीज करना है तो इसका भी एक सिंपल फार्मूला है, अगर सब रेजिस्टेंस सेम है तो n इंटू आर कर दो। यहाँ पे कितने हैं, 5 है, 5 रेजिस्टेंस है और एक है 1/5 का, तो आपका क्या आएगा 1 ओम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 ओम, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या दिया हुआ, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5। तो यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो मिनिमम जो आता है वो किस में आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, अभी आपने किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल है तो R बाई एन, मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस का जो है वो वैल्यू दैट इज 1/5 और n कितने हैं 5 है, तो आपको ये कितना हो जाएगा 1/25, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/25 ओम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए सीरीज ऑफ सेल्स को कैसे कनेक्ट करना है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ में होता है। यहाँ पर ये 1 वाला जो है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है ना। तो आप कभी रिमोट में या बैटरी लगाते हैं तो ऐसे ही एक बैक लगाते हैं ना, ये वाला तो है यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर भी जो है ऐसे ही कुछ दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, ये प्लस प्लस दिख रहा है, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो उसका आंसर है 8 का ए, दैट इज 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, वोल्टेज का जो है फॉर्मूला क्या है, चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू, तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू वी आई और क्या होता है टी, है ना। या दूसरा फार्मूला जैसे Q इंटू वी, और Q क्या होता है, Q जो होता है चार्ज, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लो, वर्क डन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमको इसी फार्मूला से जो है वोल्टेज के वैल्यू निकालना है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन अपॉन आई इंटू टी। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया वर्क डन इज इक्वल अपॉन करंट इंटू टाइम, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अ cylindrical conductor of length L, uniform area of cross section A has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material। एक तो मटेरियल सेम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है ना। तो पहला जो कंडक्टर है वो, उसका लेंथ जो है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A है उसका, और रेजिस्टेंस क्या है R है ना। सेकेंड कंडक्टर जो है उसका लेंथ 2L कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना तो हम इसको A डैश कर देते हैं, रेजिस्टेंस उसका भी R ही है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास में, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फार्मूला है। सिंस R दोनों का सेम है तो हम R को इक्वेट कर देते हैं, मटेरियल सेम है तो रो वही रहेगा, लेंथ जो है वो 2L हो जाएगी सेकेंड नंबर की, और एरिया हमको निकालना है सेकेंड का तो वो A डैश कर देते हैं। यहाँ से हम A डैश निकाल लेंगे, A डैश इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, तो जो है हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, ये A/2, 3A/2, ट्वाइस है और 3 है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा
3a, सॉरी 2a, है ना। आंसर क्या आएगा हमारा 2a। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर जो है एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बता रहे कि स्टूडेंट कैरीज एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3। नाइक्रोम के 3 वायर हैं, तो एक तो मटेरियल तो सेम हो गया और 3 वायर के शेप अलग अलग होंगे तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो गया R1 R2 R3। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ ऑफ द 3 सैंपल्स, है ना। तो वीआई ग्राफ प्लॉट कर रहा है और उसमें हमको जो है इसका ये आंसर बताना है। बट एक्चुअल में यहाँ देखोगे तो ये आई वी ग्राफ है, ये मतलब वी आई मतलब क्या होता है कि इसको वाई में, इसको एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो ये वी आई ग्राफ होता है, ये आई वी ग्राफ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक गड़बड़ है थोड़ी सी, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से हमको आर का फार्मूला क्या, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है ना। और आई अपॉन वी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा। तो ये आई अपॉन वी के फॉर्म में अगर ये ग्राफ दिया हुआ है R1 R2 R3, तो आई अपॉन वी में जब अगर R1 यहाँ पर अभी R1 बड़ा हुआ है R2 से और R3 से बड़ा है ये, तो जब इसको इन्वर्स करेंगे, v को इस तरफ लेंगे और i को इधर लेंगे, तो देखो सेम वैल्यू ऑफ i, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, तो ये सेम वैल्यू ऑफ i के लिए देखो ये v1 v2 v3, सेम वैल्यू ऑफ i के लिए जो है v3 की वैल्यू बड़ी है ना। तो ये जब हम v अपॉन आई करेंगे तो ये v3 वैल्यू कहाँ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे v2, यहाँ पे v1 आ जाएगा, है ना। और ये सेम वैल्यू ऑफ आई ये हो जाएगा, तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी, ये मतलब स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्लोप कम हो जाएगा, तो ये आपका कौन हो गया, R3 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that the temperature remain unchanged, the increase in power dissipated will be। तो करंट अगर I जो है, तो यहाँ पर हम पावर डिसिपेटेड पूछ रहे हैं, पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है। तो सपोज यहाँ पे हम दो केसेस पे ये P1 ले लेते हैं, P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, और फिर सेकंड केस में ले लेते हैं, तो यहाँ पर सेकंड केस में क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर दे 100% से, तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो 2i स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4i स्क्वायर R। तो ये तो 4i स्क्वायर R हो गया। तो ये एक कॉमनली जो है कोई जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो हमको क्या बताना है, इंक्रीज इन दी पावर डिसिपेटेड बताना है। तो ये जो आया ये तो फाइनल पावर आया है, तो इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज के लिए हमको फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करनी पड़ेगी पावर की, तो 4i स्क्वायर R माइनस आई स्क्वायर R करेंगे तो क्या आएगा, 3i स्क्वायर R। नाउ ये आपका अगर ओरिजिनल वैल्यू आई स्क्वायर R है तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो आंसर जो है 300% हो जाएगा। और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये इंक्रीज वैल्यू हो गया, तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू जो है वो हो जाएगा ये 3i स्क्वायर R, ये इतना इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू इतना है, इंटू 100 करेंगे तो ये कट गया और आपका 300 हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ में भी ऐसे ही कभी कभी आ जाता है कि इन लोग एक्स की वैल्यू को वाई एक्सिस में डाल के पूछ लेते हैं, और नॉर्मली हमको ऐसे वी आई कर्व को देखने की आदत होती है, बट यहाँ पर अगर आप गौर नहीं करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है तो आप गलती कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, मटेरियल चेंज करें तो वो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज होती है रेजिस्टिविटी, शेप भी चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो
जो है चेंज नहीं होगी वो। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती है, मटेरियल इज चेंज, तो मटेरियल चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगी, शेप ऑफ द रेजिस्टर चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो शेप ऑफ द रेजिस्टर जब चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस केस में सी केस में रेजिस्टेंस चेंज होगा और रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टिविटी के ऊपर में अक्सर जो है इवन क्लास 12 में अभी भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन रेजिस्टिविटी से रिलेटेड इस टाइप का। तो रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से पता है और ध्यान में रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 बल्ब्स ए बी सी जिसकी रेटिंग 40 वाट 60 वाट 100 वाट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल to an electric source. So which of the following is likely to happen regarding their brightness? तो क्या है, brightness of all bulb will be same, brightness of bulb A will be maximum और B का A से ज़्यादा रहेगा, है ना, और C का B से कम रहेगा। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसके बल्ब की रेटिंग क्या क्या है। 40 वाट है, 60 वाट है और 100 वाट है ना। और क्या है, ब्राइटनेस पूछ रहा है, तो ब्राइटनेस क्या है, बेसिकली जो हीट डिसिपेटेड है, ब्राइटनेस मतलब जो हीट डिसिपेटेड, तो हीट डिसिपेटेड पर सेकंड वो क्या है, ये पावर रेटिंग हो गया, और वो हीट डिसिपेटेड पर सेकंड। तो और इसका एक और डेफिनेशन क्या है पावर का, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा पावर रेटिंग होगा उतना ज़्यादा वो है प्रोपोर्शनल टू मोर हीट या लाइट, है ना, या आप बोलो इसको ब्राइटनेस, बल्ब के केस में ब्राइटनेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा या ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी, अगर वो हीटिंग एलिमेंट है कोई है तो वो होगा। तो यहाँ पर जो है 40 वाट जो है उससे ज़्यादा 60 वाट वाला जो है ज़्यादा, ये कैसे कैसे करें, 40 वाट 60 वाट और 100 वाट का जो है ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। तो बी विल बी मोर देन ए, यही एक केस है जो मुझे इसमें करेक्ट दिख रहा है। सी विल बी लेस देन बी बोल रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता है ना। तो आंसर जो है इसका सी आएगा, 14 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery, the heat dissipated with the 4 ohm। यहाँ पर जो है सीरीज में लगा दिया है 2 ओम को और 4 ओम को सीरीज में लगा दिया है, किसके साथ में, बैटरी के साथ में, ओके। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, तो हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर विल बी, 4 ओम में कितना हीट, तो हीट डिसिपेशन का फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी, सबसे पहला फार्मूला तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है हमको 5 सेकंड दिया हुआ है, तो ये तो टाइम हो गया, हो जाएगा 5 सेकंड तो टाइम हो गया। और आई की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, ये जो आई करंट जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो आई तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे वी बाई आर से, आई इक्वल वी बाई आर, और वी कितना है 6 वोल्ट है, और आर क्या टोटल रेजिस्टेंस हो गया, तो टोटल कितना है यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है, 2 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट जो है ये पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो यहाँ से भी जाएगा 1 एम्पियर, फिर यहाँ से भी जाएगा, तो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं ना 4 के लिए, 4 ओम रेजिस्टर के लिए, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू जो है वो 5 सेकेंड्स में होना चाहिए ना, मिनट में कभी देगा तो उसको ध्यान रखना सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आई स्क्वायर आर टी जो है, सॉरी आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा था,
ये I²RT जो है ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज 5 4 20। तो जो है आंसर क्या आएगा, आंसर हो जाएगा ये 20 जूल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो यहाँ पर तो पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट, तो किलोवाट को आपको हमेशा वाट में कन्वर्ट कर लेना, 1000 में कन्वर्ट कर लिया। वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट। फ्यूज वायर और व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर, तो फ्यूज वायर कितना रेटिंग का फ्यूज वायर, ये मेरे जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा जो इसके पहले मैंने वीडियो दिया उसमें मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का एक लिया हुआ है। तो फ्यूज वायर कितना रेटिंग का हमें यूज करना है, तो हमको क्या करना है कि करंट इसमें से कैलकुलेट करने की कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, जितना भी करंट ये ड्रॉ करेगा उसके थोड़ा सा ज़्यादा हम फ्यूज वायर की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम करंट ड्रॉ कितना करेगा ये देखना है। तो करंट जो है वो क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी P/V और वो है 1000/220। तो इसको आप डिवाइड करोगे, 0 0 कट हो गया, 24 इसमें 4 टाइम्स चला जाएगा, कितना 88, 4 टाइम्स चला गया 88, कितना बचा 12 बचा, डेसिमल लगा दोगे ये 120 हो जाएगा। तो ये लगभग 1110 में 5 आ जाएगा। तो ये लगभग 4.5 जो है एम्पियर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 एम्पियर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे ज़्यादा फ्यूज वायर का वैल्यू रखेंगे, है ना। तो फ्यूज वायर का वैल्यू जो है 5 एम्पियर का हम ले लेंगे, 5 एम्पियर रेटिंग का आता है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, उसकी वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में दिखाई हुई। तो 5 एम्पियर का ले लेंगे, है ना। मतलब क्या हुआ इससे कि अगर कोई बाहर से मान लो आपका अप्लायंसेस अभी चालू है, बाहर बिजली कड़की और अचानक से जो है इलेक्ट्रिक पोल में वोल्टेज बढ़ गया, या उधर पावर प्लांट से अचानक से कोई गलती ज़्यादा करंट आ गया, तो हमारा अप्लायंस डैमेज नहीं होगा। 4.5 से ज़्यादा करंट आएगा, 5 से ज़्यादा करंट हुआ तो ये फ्यूज जो है उड़ जाएगा और ये हमारे अप्लायंस को बचा देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है, 2 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have, तो same current through when connected in parallel, same current flowing through the when connected in series। तो आंसर क्या होगा, सीरीज में होता है ना, आपने सीरीज में जब लगाओगे तो सेम करंट दोनों में से फ्लो होगा। तो यहाँ पे सेम करंट पूछ रहा है। सेम पीडी अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो नहीं, सेम पीडी कब होता है, जब पैरेलल में होता है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, है ना। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये गलत है। ठीक है, डिफरेंट पोटेंशियल कब होगा, जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा तब डिफरेंट पोटेंशियल होगा। और तो सेम करंट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आपका आंसर उसका हो जाएगा बी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो क्या होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का जो है वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक तो ये हो गया आपका पावर का फार्मूला, है ना। किलोवाट आवर तो आप जो है पावर जो कमर्शियल यूनिट है उसका हो गया, मतलब यूनिट ये। तो इसका जो आंसर है, इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस है वोल्ट इंटू एम्पियर, दैट इज वोल्ट, इसका यूनिट है एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, सो दिस वाज द रिगार्डिंग द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस of NCERT. Okay, so thank you and take care.